चालू कर दिया। हेलो। चालू हो गया, लाइव इसमें दिखा रहा है, लाइव में। हाँ हाँ। जी, एक सेकेंड। जी, एक सेकेंड। अब हाँ, यहाँ पे तो बराबर दिख रहा है पूरा। हाँ जी। हाँ, अब पढ़। अब आप कुछ बोलो दादा। हेलो नीरज जी। हाँ हेलो नीरज जी, आवाज़ आ रही है? हाँ, ठीक है। हाँ, तो अब क्या पढ़ने का बोलना है कि रुकना? हाँ, तो अब चालू कर दो। हाँ, शुरू करो दादा। आप सबका स्वागत। हाँ, करवा दिया। नमस्कार। आज आपसे संवाद करने का ये पहला अवसर है और मैं वनिका पब्लिकेशंस के नीरज जी को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने वनिका पब्लिकेशंस के प्लेटफॉर्म पर मुझे बातचीत करने का अवसर दिया। ये न कहानी पाठ है, न उपन्यास का अंश, न व्यंग्य है। आज लघु कथा के सृजन भूमि और उसकी समीक्षा को लेकर के मुझे आपके साथ बातचीत करनी है। मित्रों, लघु कथा के क्षेत्र में मैं 2012 में ही आया। उस समय मुश्किल से 2 लघु कथाएं लिखी थी जो नई दुनिया इंदौर में छपी। उसी समय मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग द्वारा प्रेमचंद सृजन पीठ उज्जैन के माध्यम से एक लघु कथा संकलन निकालने का अवसर आया। जगदीश तोमर जी ने घोषित कर दिया कि लघु कथा विषयांक निकालेंगे, और हुआ ये कि शुरुआत में तो दिक्कत गई क्योंकि मैं भी नया था, लेकिन जब पत्रिका प्रकाशन की स्थिति में आई तो लगभग 242 पृष्ठ की यह विषयांक बन गया और उसमें लगभग 230 लघु कथाकार थे जो देश विदेश के थे। तो ये सब देख करके मुझे आश्चर्य हुआ कि इतना बड़ा लघु कथा संकलन विशेषांक बन गया, और तभी मेरे परिचय क्षेत्र में अनेक लघु कथाकार भी आए और समीक्षक भी आए। मैं स्वयं इतना नहीं लिख पाता, और आप आश्चर्य करेंगे कि बहुत मुश्किल से 10-20 लघु कथाएं लिखने के बाद एक खंड में जो मधुदीप ने संपादित किए हैं पड़ाव और पड़ताल के, एक लघु कथा उन्होंने इस प्रकार स्वीकृत की जैसे +2 का मैट्रिक बोर्ड से मुझे प्रमाण पत्र मिल गया हो। तो सृजन की दृष्टि से मैं उतना आगे नहीं हूँ, पर
ये मानता हूँ कि पहली बार पड़ाव और पड़ताल के अनेक खंडों के अंतर्गत मुझे जाने माने लघु कथाकार भगीरथ जी ने अशोक जी भाटिया पर कुछ लिखने को कहा और मैंने उनके 11 लघु कथाओं पर कुछ लिखकर दिया। उसके बाद ये सिलसिला कुछ इस प्रकार चला कि लगभग अनेक खंडों में कहीं न कहीं इसकी बात होती रही। मैं इस बीच में ज़रूर आपसे कहना चाहूँगा कि एक तो मेरी दृष्टि कमज़ोर है और दूसरे मैं आप सबको नमस्ते नहीं कह पा रहा हूँ। थोड़ा ध्यान विचलित होने की बात नहीं है, थोड़ा सा देखने में कष्ट होता है। इसलिए मैं आप सबको जो इस समय उपस्थित हैं और मैं उनको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, अभिवादन करता हूँ और शुरू से आखिर तक मैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ। बीच बीच में शायद मैं उनका नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन नहीं कर पाऊँ तो मुझे हार्दिक रूप से क्षमा कीजिएगा। तो मित्रों, हुआ ये कि बाद में मुझे अशोक जी भाटिया पर, श्याम सुंदर जी अग्रवाल पर, कमल जी चोपड़ा पर और अंततः सुकेश साहनी जी पर लिखना पड़ा। लेकिन इस बीच में एक अच्छा प्रस्ताव न जाने कैसे गठित हो गया। मैंने मधुदीप जी से कहा कि क्यों न आप भारतेंदु से लेकर के अब तक जो सर्वश्रेष्ठ लघु कथाएं एक कालजयी किस्म की होती है उसको चयनित करें और उस पर चर्चा हो, ताकि ये बात आ सके कि जैसे प्रसाद की जो कहानियां हैं उनमें जो पात्र विशिष्ट बन जाते हैं, या जैसे सुदर्शन की बाबा भारती हमेशा सामने आते हैं, खड़क सिंह सामने आते हैं, तो उनकी जैसी कालजयी जो कहानियां हैं उस कहानियों की तरह हिंदी की लघु कथाएं भी अपने चरित्र के माध्यम से, संवाद सौष्ठव के माध्यम से ये हॉन्ट जो करती हैं वो एक संकलन निकले। और उन्होंने मेरी बात मानकर एक खंड इस प्रकार का संपादित किया और मुझे ही कहा कि इसकी आपको 50 पृष्ठ की भूमिका लिखनी है। अब आप कहिए कि उनमें जो 66 लघु कथाएँ आई उनके बारे में मुझे भारतेंदु से लेकर के सन 2000 तक की जो सर्वश्रेष्ठ 66 लघु कथाएँ थी उनके बारे में लिखना पड़ा। लगभग 85 पेज की भूमिका हो गई। तो मुझे कहा गया कि आप थोड़ा और बढ़ा देते तो 100 पेज ही हो जाते, पर अब ये जितना बना उतना कर दिया। और मुझे इस क्षेत्र में फिर काम करते हुए लगा कि ये नया क्षेत्र और नई विधा जरूर है, लेकिन इसके बारे में कहीं न कहीं बात होनी चाहिए, क्योंकि अब जो लघु कथाएं आई हैं वो टोकरीवर मिट्टी से लेकर के साइबर मैन तक। और मुझे अच्छा प्रतिसाद ये मिला कि सुकेश साहनी जी ने अभी उनका जो नया लघु कथा संग्रह आया साइबर मैन, उस साइबर मैन की फ्लैप कह लीजिए और भीतर के लगभग 15 पृष्ठ कह लीजिए, उन्होंने मेरे लिखे को चयनित करके पुनः प्रकाशित किया। तो मैं समीक्षा के क्षेत्र में जरूर आया। क्षितिज ने भी मुझे मौका दिया इंदौर से और लगातार मैं लिखता रहा। नीरज जी के वनिका पब्लिकेशंस की ओर से भी उनकी स्वयं की किताब निःशब्द नहीं हूँ मैं, और ऐसी कई पुस्तकें आई जिनकी समीक्षा का मौका मुझे मिला। तो इस तरह से आलोचना समीक्षा के क्षेत्र में मैं ये नहीं कहता कि कोई शास्त्रीय कार्य कर लिया है, लेकिन इतना जरूर है कि अनेक लघु कथाकारों के साथ उनकी रचनाओं के साथ संवाद करने का, पढ़ने का, उनके बारे में कहने का अवसर मुझे मिला। बात आती है कि लघु कथा की सृजन भूमि क्या है। अब क्योंकि मैं वनिका पब्लिकेशंस की टेबल पे ही बैठा हूँ और वहीं से ये हो रहा है, तो थोड़ा सा नमक चुका दूँ। और नमक ये कि उनकी ही एक लघु कथा है निक्कू नाच उठा, और ये निक्कू नाच उठी कहानी बहुत मामूली है।
लेकिन इसकी विशेषता जो मुझे लगी कि कहाँ से मसाला आता है और उस मसाले को कैसे विकसित करके आप एक अच्छी लघु कथा बना सकते हैं। तो निक्कू नाच उठी में भी एक शुरू में मुहावरा उन्होंने रचा, ये निक्कू खाने में चोर और नाचने में मोर है। और जब वो नाचती थी तो उसके हाथ पैर दुखने लगते थे, तो दादा दादी ने कह दिया कि इसको अब नाचने मत दो, इसके रात को हाथ पैर दुखते हैं। जब चाचा आए तो चाचा को भी दादा की बात कह दी। लेकिन आप देखिए, जब एक संगीत बजने लगा और वह संगीत मोटू पतलू का था, तो निक्कू रह नहीं पाई और वह वहीं नाचने लग गई। दादा दादी देखने लग गए, चाचा को कहा गया था, मना किया गया था, वो देखने लग गए कि ये निक्कू को क्या हो गया है। मेरा ख्याल है कि कोई भी चीज़ हमारे भीतर एक स्पर्श पैदा करती है, हम रिएक्ट होते हैं, और जब रिएक्ट होते हैं तो कितनी चीज़ें हमारे साथ चली आती हैं, और ये ऐसे चली आती हैं कि इसके साथ शब्द आएंगे, उसके साथ भाव मुद्राएं आएंगी, उसके बाद बचपन का संस्कार आएगा, बच्चे की जिज्ञासा आएगी, बच्चे को जो निषेध किया जाता है या बच्चे को हाँ कहा जाता है वो चला आएगा। फिर आपके इसके रंग रोगन आएंगे, कभी हो सकता है इसका बिंब आने लगे, इसकी भाषा में चयन होने लगे। तो ये सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जैसे हमको संगीत समझ में आए या न आए, लेकिन संगीत की थिरकन जब होती है तो हमारे पांव भी थिरकने लगते हैं। तो ऐसे ही लेखक जब अपने अंतरंग पक्ष में होता है, संवेदनशील पक्ष में होता है, और जब उससे रिएक्ट होता है, वह रिएक्शन चाहे जो खुशी हो, दर्द हो, विसंगति हो, विडंबना हो, या और कोई तर्क हो, रूढ़ियों का विरोध हो, अत्याचार हो, तो ये सब उसके साथ चले आते हैं। तो ये मेरा मानना है कि इस तरह से जब संवेदना के साथ हम रिएक्ट होते हैं तो कई सारे सवाल खड़े होते हैं। अब ये प्रतिक्रिया शुरू में वैयक्तिक होती है, लेकिन धीमे धीमे ये जो वैयक्तिक प्रक्रिया है वो हमारे मुक्तिबोध के अनुसार कहें तो संवेदनात्मक ज्ञान में प्रकट होने लगती है। जब ये संवेदनात्मक ज्ञान सामान्य ज्ञान से विशिष्ट हो जाता है या व्यक्ति से छिटक करके एक रचनाकार के भीतर आ जाता है, तो बात अलग हो जाती है। और जब यही ज्ञानात्मक संवेदना जब शब्दों में ढलती है, तो भाव जब शब्द में पलटते हैं, आने लगते हैं, तो संवेदनाओं का रूपांतर भी, रचना का रूपांतर भी अलग ढंग से होने लगता है। तो सवाल यह है कि कैसे एक रचना जो शुरू में एक रिएक्शन मात्र थी, इतना बड़ा सामाजिक सरोकार बन जाती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सामाजिक सरोकार तो तब बनते हैं जब हम वैयक्तिकता की भूमि से उठ जाते हैं, और उसमें कई चीज़ें शामिल होती है। शामिल इसलिए होती है कि हम अपने इंद्रिय संवेदनों से कुछ रंगों को ढालते हैं, कुछ रूपों को ढालते हैं, गंध आती है, स्पर्श आते हैं, स्वाद आते हैं, और उनके साथ साथ जो यथार्थ होता है वो यथार्थ भी स्थूल रूप में नहीं रह जाता, वो संवेदन के रूप में आता है। इसके साथ हमारा मनोविज्ञान चले आता है, इसके साथ हमारा समाजशास्त्र चला आता है, इसके बाद हमारी प्रतिबद्धताएं और प्रतिश्रुतियां चली आती हैं। तो ये जब इन सारी चीज़ों के साथ द्वंद्व मचाते हैं तो कहीं न कहीं रचना कोलाहल करती है। मैं महाकाव्य की बात तो नहीं करता कि साहब कामायनी को लिखने में 7 साल लग गए, पर इतना तय है कि लघु कथा भी कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है कि आप बैठे, थोड़ा सा उसमें एक पंचलाइन डाल दी और उसे अंत एक सकारात्मक भूमिका में ख़त्म कर दिया और बात खत्म हो जाती है। तो इतनी से बात नहीं होती है। मैं दूसरी बात कहना चाहूँगा, कभी कभी ये होता है कि संवेदन भी हमारा नहीं होता या घटना हमारी नहीं होती, घटना पराई होती है। पर मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि जब फिल्में बनती है तो फिल्मों में गीतकार को कहा जाता है कि ये सेट है और उस सेट के अनुसार आपको ये गीत लिखना है। अब आप देखिए एक अच्छा गीतकार कैसे अपने संवेदन के भीतर उस दृश्य को
उस करुण को, उस तर्क को, उस संवेदन को, उस रिएक्शन को, उस प्रतिक्रिया को किस प्रकार से लेता है, और पूरे एनवायरनमेंट के साथ जिसमें रूप भी आ जाए, रस भी आ जाए, गंध भी आ जाए, प्रतिक्रिया भी आ जाए, भाव संवेदन भी आ जाए, ये सब इस प्रकार से तैयार कर लेता है कि लगता है जिंदगी उसमें उतर आ गई है। अगर रसीदी टिकट है तो रसीदी टिकट की संवेदना को पूरी की पूरी तरह से अपने गीत में उतार लेता है। और जब कभी हम चित्रलेखा के बारे में सुनते हैं कि संसार से भागे फिरते हो, तो आप जानते हैं जिस गीतकार ने ये लिखा और जो कथा की भूमि है उसमें इतना एक में खो जाते हैं। तो ये लघु कथाकार भी उस घटना में सीमित नहीं रहता, बल्कि घटना का परिष्करण भी करता है। घटना में ये चीज़ें जोड़ता है, अपने प्रतिबद्धताएं या प्रतिश्रुतियां या अन्य अन्य चीज़ें होती है, बिंब होते हैं, प्रतीक होते हैं, भाषा का चयन होता है, ये सब उतारता चला जाता है। तो मैं एक छोटा सा उदाहरण आपसे देना चाहूँगा। सुकेश साहनी की एक बहुत अच्छी लघु कथा मेरी नज़र में है, वायरस। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि जब लघु कथा अपने उससे, अपनी भूमि से चली होगी किसी ज़माने में, तो उसके संस्कार बहुत पुराने रहे होंगे। पंचतंत्र मौजूद है, आप जानते हैं पंचतंत्र की शैली पर अनेक कथाएं कही गई है। बृहद कथा, सरित सागर वगैरह ये सब उसके ज़माने में थे। सिंहासन बत्तीसी वगैरह ये सब थे। उपदेश की कथाएं थी, जातक कथाएं थी। कभी कभी आप देखते हैं कि किस्से कहानी भी होते हैं, कथा कथन की पद्धति भी होती है, दादा दादी की कहानियाँ भी हुआ करती थी, उपदेशात्मक कथानक भी होते थे। तो ये सब वहाँ मौजूद थे और इसकी मौजूदगी उपदेश के रूप में किसी ज़माने में थी कि इसका संदेश लोगों को नीति निर्धारित बने। पर इन सब से हटते हटते लघु कथा जिस मुकाम पर आई, तो उस मुकाम को जरा देखिए कि किस प्रकार से एक लघु कथाकार केवल दो आंखों से नहीं देखता है, बल्कि अपने रोम रोम को, अपने छिद्र छिद्र को वो अपनी आंख बना लेता है। और लघु कथाओं ने इस तरह से हर छोटे छोटे यथार्थ को, हर छोटे छोटे संवेदन को इस प्रकार से लेने की कोशिश की है। वायरस आज का नहीं है, ये हमारे सांस्कृतिक प्रदूषण का वायरस भी हो सकता है, और इस लघु कथा में तो कम से कम इसी प्रकार का है। असल में घर में बैठे हैं और घर में बैठे हुए एक लड़का और एक लड़की, छोटे बच्चे हैं, और वो फिल्म का एक गीत सुनाते हैं अनजाने में। बच्चे गाते हैं, जुम्मे के जुम्मे आया करो, हम तुम्हारे दिल में रहते हैं, आकर चुम्मा दे जाया करो। जब उनकी माँ ये सब सुनती है तो बुला करके उनको बुरी तरह पीटती है। जो माँ कभी पीटती नहीं थी, उसको देख करके पति को भी लगता है कि ऐसा क्यों हो गया है। पर आप देखिए, उस घटना के बीच की बात कहना के पहले एक बात कहना चाहता हूँ। ये कहाँ रिएक्शन होता है। बच्चों के लिए नियम कायदे बने कि ये बच्चे अगर फिल्म देखने जाएंगे तो पहले हम फिल्म देखेंगे, उसके बाद अगर अच्छी होगी तो बच्चों को दिखाएंगे। कोई गाना आ रहा होगा, फिल्म आ रही कोई घर पे टीवी पे, तो पहले हम देख लेंगे ठीक ठाक है तो बच्चों को साथ बिठाएंगे। तो उन्होंने घर में टीवी या फिल्म देखने का एक संविधान अपने आप बना लिया, नियम बना लिए। लेकिन जब संडे के दिन पत्नी बैठी बैठी सब्जी काट रही थी, तो काटते काटते उन्हें ध्यान नहीं था कि दो बच्चे बैठे हुए हैं और वो सब्जी काट रही है और पति भी वहाँ बैठे हुए हैं। अचानक उनके मुंह से, पत्नी के मुंह से एक गीत निकल पड़ता है, लड़का कमाल का आँखियों से गोली मारे। पति भी रिएक्ट होते हैं, दोनों बच्चे रिएक्ट हो जाते हैं। ये हो क्या गया है। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमने विवाहों में सप्तपदी करने के साथ कई सारे फेरे के साथ एक नियम बनाए हैं और पंडित जी उन नियमों को बांधते हैं, और ये सब होता है कुछ मर्यादाएं विकसित हो जाए। लेकिन जब बारात निकलती है तो आप जानते हैं कि सबसे पहले
बैंड वाला बजाता है, मुन्नी बदनाम हुई, और पूरी बारात इस गाने के साथ चल देती है। शीला की तो बात ही नहीं कर रहा। मेरा तात्पर्य कि हम कितने सांस्कृतिक प्रदूषण में चाहे जी रहे हों, अपने बच्चों के लिए नियम कायदा बनाना चाहें, लेकिन ये कैसा विरोधाभास है, कैसी विडंबना है कि जिस चीज़ को हम रोकना चाहते हैं उसी चीज़ के हिस्सेदार बन जाते हैं, भागी बन जाते हैं। मुझे ये बात इसलिए लगी कि हमारे जीवन में ही कैसी विरोधी विडंबनाएं हैं कि हम ही संविधान के निर्माता हैं और हम उसी संविधान के घर के संविधान को तोड़ने वाले हैं। हम बच्चों में नीति निर्मायक हैं और नीति निर्मायकता के लिए जिन बच्चों को निषेध करते हैं उन्हीं बच्चों के सामने एक ज़माना इस तरह का आ गया है कि वो गीत गाने को सहज रूप में आ जाते हैं। तो मेरा ये तात्पर्य था कि कैसे एक पृष्ठभूमि रिएक्ट करती है और कैसे इस प्रकार से जो रिएक्शन होता है वो लघु कथा के रूप में आ जाता है। उनकी एक कहानी, एक लघु कथा और है जिसकी भी मैं चर्चा करना चाहूँगा, और वो साइबरमैन है। अब आप सोचिए, मैं कहाँ से चलूँ, मिट्टी भर टोकरी से या उससे पहले से, किस्से कहानी से या चुटकुले से। इस चुटकुले को भी वायरस में इतनी गंभीर चीज के रूप में ला दिया, यह कितनी बड़ी बात है। तो मैं ये तात्पर्य था, साइबरमैन तक आना मिट्टी की टोकरी से, ये लघु कथा की पूरी यात्रा है। और ये यात्रा खाली हिंदी की जमीन पर नहीं है, बल्कि ये यात्रा प्रवासी इलाकों में, चाहे अमेरिका में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो या किसी भी देश में हो, जो प्रवासी भारतीय हैं वो भारत के धरातल के साथ विश्व के धरातल को मिला रहे हैं। तो इस तरह से ये एक बड़ा अंदाज हो जाता है कि किस प्रकार से हम इन चीज़ों को रिएक्ट करते हैं। मैं जब आलोचना की बात भी किया करता हूँ तो इतना जरूर कहूँगा कि एक अच्छा जो सर्जक होता है वो सारे पढ़ने लिखने के बाद भी, सारी विचारधाराओं के बाद भी कहीं न कहीं उसके संवेदन को उस वर्ग में नहीं लाने देता। कम से कम मैं आलोचना में तो कहूँगा, और ये साइबरमैन कहानी में भी सुकेश जी के लिए कहूँगा कि इसमें देखिए कोई वर्गवादी अंदाज नहीं है। सुकेश जी की कहानियों में आभिजात्य से लेकर के उज्बक जैसे पात्र तक मौजूद है, उनके भीतर पारिवारिक जीवन मौजूद है तो चेटून का लहजा भी मौजूद है, पारंपरिकता है तो सांस्कृतिकता, इन दोनों के रिएक्शन है, लेकिन प्रयोगशीलता उनके रूप में मौजूद है। मैं एक और कहानी की सृजनात्मक भूमिका के बारे में बात कहूँगा। इस बीच में कई सारे मित्र आए हैं और मैं इन मित्रों को सबको प्रणाम करता हूँ अपनी तरफ से हाथ जोड़ करके। मैं इनके क्या कि लाइट की वजह से कह लीजिए या देख नहीं पाता, तो मैं नहीं उनका नाम लेकर के अभिवादन कर पा रहा हूँ, लेकिन इतने सारे मित्र मुझे प्रेम और आशीर्वाद देने ही आए हैं। मैं भी उनको प्रणाम करता हूँ। मैं जब लघु कथाओं के पढ़ रहा था तो शरद जोशी को लेकर के मैं आया, और जब उनकी लघु कथा पढ़ी, मैं वही भगीरथ हूँ, तो मुझे लगा कि कितने हजार साल के इतिहास को 6 पंक्तियों में लाया जा सकता है और कितने बड़े अंतर को, उस अंतर को एक लघु कथा के माध्यम से दिखाया जा सकता है। ये लघु कथा है तो गेहूं की बाली की तरह कितना सा पौधा होता है, लेकिन लघु कथा की बाली जब पकने लगती है तो उसके जो सबसे ऊपर का शिरा होता है वो किस प्रकार से चुभता है, और चुभा करके इतने छोटे से आकार में भी कितनी बड़ी बात कह जाता है। अब इसको जब देखा तो मुझे लगा कि इसकी शब्द योजना कितनी खासी है। एक आध मित्र ने यह कहा कि इसमें काल दोष है। मैं आपसे काल दोष के बारे में जरूर कहना चाहूँगा कि नेपथ्य में अगर चीज़ें क्रमिकता के साथ ले आए हैं तो कोई काल दोष वाली बात नहीं होती है। और 6 पंक्तियों में अगर 8-10 हजार साल का इतिहास आ जाता हो तो कौन सा काल दोष हो जाता होगा। लेकिन एक नेपथ्य की पृष्ठभूमि में एक प्रकार की सांस्कृतिकता और एक भाव जो
भगीरथ का था गंगा को उतार के लाने का, और एक भाव जो है आज के जितने ठेकेदार हैं वो किस प्रकार से गंगा को किस रूप में देखते हैं। मेरा ख्याल है कि शब्दावली का चयन और इन सब को देख करके लगता है कि क्या संवादों में तीखापन आया और कैसे दो काल के सांस्कृतिक पक्षों को किस प्रकार से ला दिया। आप देखिए, वो कहता कि मैं वही भगीरथ हूँ जो वर्षों पूर्व इस गंगा को यहाँ लाया था, उसे लाने के बाद ही मेरे पुरखे तर सके। बात पुरखों की जा रही है, यानी अतीत की जा रही है, और जो अपने पुरखे थे उनको तारने वाली बात की जा रही है। इसमें अपने और भविष्य के बच्चों की बात नहीं है। लेकिन जब ये कहते हैं वाह वाह कितना बड़ा प्रोजेक्ट रहा होगा, और ये कहते हैं, ये जो प्रोजेक्ट शब्द आया है वो अंग्रेजी का है, और जो उसमें आया है दिव्य पुरुष वो संस्कृत का तत्सम है। देखिए ये दो शब्दावलियां किस प्रकार से अंतर ला देती हैं और दो कालों को प्रस्तुत कर देती हैं। तो एक में अतीत आ गया, दूसरे में लक्ष्य बदल गया है। एक में अतीत में पुरखों को तारने का लक्ष्य था, और दूसरे में अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए धन इकट्ठा करके और उनको तारने का है। तो इसमें अतीत से वास्ता नहीं है, इसमें केवल अपने वर्तमान और अपने भविष्य से वास्ता है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि इन कहानियों को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि सचमुच में कहीं न कहीं इनके बारे में बात की जानी चाहिए कि जो बातें बड़ी बड़ी कहानियाँ नहीं कह पाती, कभी कभी उपन्यास के बड़े बड़े जो ग्रंथ होते वो बात चुभन में नहीं कह पाते, ये कितने छोटे आकार में और कितना तीखेपन के साथ चुभा करके ये बात कह सकते हैं। मैं केवल व्यंग्यात्मक लघु कथाओं की बात नहीं कह रहा, ऐसी भी संवेदनात्मक लघु कथाएं होती हैं जिनमें रिएक्शन भरपूर होता है लेकिन चुभने वाली होती हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण चित्रा मुदगल जी की लघु कथा के रूप में दूंगा। मैं लघु कथाओं के संदर्भ में एक बात कहा करता हूं कि हम लघु कथाओं के संवेदन के माध्यम से विमर्शों तक जाएं। हम विमर्शों को रट करके लघु कथाओं के पास या रचना के पास न आए। और इसीलिए जैसे अभी चल पड़ा है नारी विमर्श, मैं ख्याल है नारी विमर्श के हिसाब से रचनाएं लिखने की बजाय हमारे संवेदन में जो घटित होता है उसे लघु कथा में लाया जाए। इसीलिए मैं प्रेमचंद के संदर्भ में भी अक्सर कहा करता हूं, और मेरी बात होती है कि हमने मार्क्सवाद के परिप्रेक्ष्य से तो हिंदी कहानी को देखा, लेकिन प्रेमचंद के नजरिए से मार्क्सवाद को नहीं देखा। इन दोनों को देखना पड़ेगा कि मार्क्सवाद में भारतीय परिवेश के अनुसार प्रेमचंद का क्या योगदान हो सकता है, इसे वाइस वर्सा के रूप में देखना पड़ेगा। चित्रा मुदगल की कहानी जो है, लघु कथा जो है दूध, और वाक्य तो जबरदस्त हैं, और जो पेनापन उनके भीतर मौजूद है वो कितना जबरदस्त है, और प्रहार की कितनी क्षमता है। मैं जब सिमोन दो बहुआ को उनके ग्रंथ को पढ़ रहा था तो मुझे नारी के बहुत सारे पक्ष सामने आए थे, और हिंदी कथा में ये पक्ष अपने ओरिजिनल के साथ आए हैं, अपनी वास्तविकताओं के साथ आए हैं। जैसे एक बेटी दूध निकाल रही है, उससे थोड़ा दूध गिरने लगता है, तो माँ पूछती है कि तूने गिराया क्यों? तो वो गिरा तो दिया, तो वो कहते हैं माँ एक बात पूछूं? पूछ। मैं जन्मी थी तो दूध उतरा था तेरी छातियों से। अब ये जो वाक्य आया है वो क्यों आया है? क्योंकि माँ ने कहा था कि दूध पी रही थी कमीनी, और लड़की ने कहा हाँ मांग नहीं सकती थी, मांगा था, तुमने कभी दिया नहीं। और क्यों नहीं दिया? बेटे को माँ दूध देती है लेकिन लड़की को नहीं देती। और क्यों नहीं देती? क्यों कहती है तो कौन तुझे लठेत बनना है, यानी लड़कों को लठेत बनना है लेकिन औरतों को नहीं। और स्थितियां ये आ गई है कि अब लड़कियों को कराटे करना पड़ रहा है, सीखना पड़ रहा है, सिखाया जा रहा है, लेकिन माँ ये कह रही है तुझे कौन सा लठेत बनना है जो लाठी को तेल पिलाऊं। बेटी की माँ के द्वारा यह उपेक्षा और लड़के को सारा का सारा जो प्रतिसाद है धन का वो देना। तो ये कहानी किस प्रकार से बाहर के दूध से माँ के जैविक दूध तक पहुंचती है। और यही बात होती है कि लघु कथा का जो संवेदन है कैसे हमारी शिराओं से झंझना जाता है, हमारी
बायोलॉजी से, हमारे जैविक संस्कारों से जुड़ जाता है और तभी ये कह देती है, एक लड़की का रिएक्शन देखिए, कह देती है हाँ खूब, मैं तेरे हिस्से का, तेरे हिस्से का छातियों का दूध क्या तुमने घर के मर्दों को पिला दिया था। अब देखिए, मर्द और औरत या लड़की, ये बहुत बड़ा रिएक्शन है। कैसे उसमें जेंडर प्रतिरोध आ जाता है और कैसे जैविकता आ जाती है, और ये जैविकता भी माँ और बेटी के बीच है, जहाँ और गहरा मिलना चाहिए था कि उनके संस्कार तो बहुत गहरे मिलते हैं, लेकिन आश्चर्य की बात है कि माँ के संस्कार बेटे से मिलते हैं, उसके पोषण के लिए लड़की से नहीं मिल पाते। एक और लघु कथा आपके सामने लेना चाहता हूँ। छोटी सी चीज़ होती है और किस प्रकार से, जैसे हम कहते हैं आँख से नहीं देखते, एक रोम से देख लेते हैं। सुभाष जी नीरव की एक लघु कथा है बीमार। और बीमार में 3 साल की बच्ची पढ़ रही है, तो वो अ से अनाल, और ये पूछते पूछते पिताजी से पूछती है पापा ये अनाल क्या होता है, कभी देखा हो तब ना। घर में उसे मालूम था कि पति को मालूम था कि पत्नी बीमार है, तो उसे खाने के लिए सेब फल देना है, तो सेब लेकर के आया। बच्ची पढ़ रही थी ए फॉर एप्पल। देखिए कैसे परिवेश का निर्माण करते, परिवेश की रचना करते हैं, बुनावट करते हैं, ताकि कहानी के सारे जो भाषा तात्विक पक्ष हैं वो उसी संवेदन के लिए इकट्ठे हो जाए। तो बच्ची पढ़ रही है ए फॉर एप्पल यानी सेब, और पूछती है पापा सेब भी बीमार लोग खाते हैं जैसे मम्मी। अब आप घर में एक सेब फल है, पैसा पास में, पति के पास भी नहीं है खाने को, और अंत में वो लड़की पूछती है, क्योंकि वो किताब से लाल रंग जब देखती है सेब का, तो पूछती है बड़ी हसरत भरी नज़रों से, शब्दों का चयन देखिए, बड़ी हसरत भरी नज़रों से देखती है, मैं कब बीमार होंगी पापा। आप देखिए, एक तुतलाती बोली का चयन, संदर्भों का चयन, मात्र एक सेवफल बचा हुआ है और वो पत्नी को देना है। और ये बच्ची कितनी अनजान है, भोली है, उसके भोलेपन को कैसे तराशा गया है कि पापा मैं कब बीमार होंगी। अब मेरा ख्याल है कि ये संवेदन तो एक साधारण पाठक के भीतर भी उतर आता है। आप इसी के विरोध में एक और, इसी के साथ एक लघु कथा और लेना चाहूँगा, संध्या तिवारी की है। नारी विमर्श को लेकर के ही बड़ी अच्छी कहानी है। कैसे माइथोलॉजी का उपयोग हम समकाल के यथार्थ के साथ कर सकते हैं, ये देखने की जरूरत है। घर में सामने की दीवार पर छिन्नमस्ता माता का चित्र लगा हुआ है और छिन्नमस्ता हमारा मिथ है। अब इसी के साथ हमारे लोक विश्वास भी जुड़े हुए हैं, तो लघु कथाकार ले आती है सारे के सारे देवी देवताओं के चित्रों को, और जिस समय वो गर्भवती है, माँ बनने वाली है, 4-5वां महीना चला होगा, तो आप भी जानते हैं कि हम सारे फकीरों को मिलाते हैं, तो वो भी कैसे सारे माइथोलॉजी को, विश्वासों को लेकर के इस कथानक को रुचती है। तो फिर कहता है कि उसको देवताओं को मनाना, शिवलिंग के बीज खाना, सिद्ध स्थलों की मनौती करना, पीर फकीरों के ठिकाने पर जाकर के मत्था टेकना। लेकिन जब इसी का मालूम पड़ जाता है कि भीतर में तो लड़की का भ्रूण है, तो घर वालों के हिसाब से, दबाव के हिसाब से कहीं न कहीं उस भ्रूण की हत्या करवानी पड़ती है। तो लगता है, कहती है, छिन्नमस्ता की तस्वीर देखकर बहुत कुछ उमड़ पड़ा। मैं भी तो बार बार अपने ही हाथों अपना सिर काटकर रक्तपान कर रही हूँ। मैं भी तो बार बार अपने ही हाथों अपना सिर काटकर रक्तपान कर रही हूँ। कहीं गहरे तक छिन्नमस्ता मुझ में समा गई। आप देखिए कैसे छिन्नमस्ता एक जीवित औरत के भीतर आ जाती है, और जो एक मिथ था वो मिथ आज के ज़माने से जुड़ करके कैसे रिएक्ट करता है, ये बड़ा अच्छा लगा। उनकी ही संध्या तिवारी की एक लघु कथा और एक कविता, जिसमें वो कहती है, घर का सारा काम मैं करती हूँ, लेकिन जब भी घर के दरवाजे पर जो नेम प्लेट होती है,
तो वो तो पति के नाम से ही होती है। बहुत अच्छी लघु कथा है उनकी भी। मैं बहुत सारी लघु कथाओं के साथ बस एक अंतिम लघु कथा का और थोड़ा सा उल्लेख करना चाहूँगा। अशोक वर्मा, बड़ा प्रयोग अच्छा किया है। उनकी एक लघु कथा बहुत अच्छी और बहुत अच्छी बोलती है और उसका शीर्षक है खाते बोलते हैं। 7 जुलाई 1953 का पहला वाकया है और 30 साल के कालखंड के बाद 7 जुलाई 1983 को एक वाकया है, पर 3 मनस्थितियां अलग अलग प्रकार की है। जब 7 जुलाई 1953 को था तो दुकान में कुल सामान 25 रुपये बाहर आने का था, शाम को पूरा भुगतान हो गया था, किसी की उधार नहीं रही थी। 7 जुलाई 1978 को 80 रुपये 20 पैसे का हिसाब था और ये कहा गया था कि अगले महीने जब तनख्वाह मिलेगी तो भुगतान कर देंगे। देखिए उधार शुरू हो गया। 1983 में 205 रुपये 60 पैसे का कुल सामान था, भुगतान बिल्कुल नहीं आया, नील था। और क्या कहा गया था? वायदे के रूप में जब होंगे तो दे देंगे। आप देखिए मूल्य में कितना अंतर आ रहा है, भावों में कितना अंतर आ रहा है, दुकानदार की मनस्थितियों में कितना अंतर आ रहा है। और शब्द दिया है उन्होंने जो पात्र का है, राम भरोसे। ये राम भरोसे पात्र का जो शीर्षकी चयन है, मतलब एक नाम का जो चयन है, वो चयन किस प्रकार का हो गया है कि अब जो कुछ चल रहा है वो राम भरोसे ही चल रहा है, जो व्यापार चल रहा है वो राम भरोसे ही चल रहा है। मित्रों, ये सब तो मैंने आपसे इसलिए कहा कि कैसे एक छोटी सी चीज होती है और कैसे रिएक्ट करती है, कैसे अपने आसपास से चाहे मिथ हो, यथार्थ हो, संवेदना हो, अन्य अन्य प्रकार की चीज़ें हो, वो किस प्रकार से आती हैं। और एक लघु कथा में बड़ी चुभन वाली, और मैं चुभन का खाली एक पक्ष नहीं लेता, चुभन का जो पक्ष होता है वो कभी संवेदना वाला हो सकता है, कभी व्यंग्य वाला हो सकता है। कई सारे मित्र ये कहते हैं कि जो लघु कथा होती है वो तो विरोध का पक्ष है, प्रतिपक्ष का पक्ष है, उसमें तो मार ही होती है। मैं सोचता हूँ कि हिंदी की लघु कथाएं व्यंग्य में उतरी हैं लेकिन कम, भाव संवेदना में ज़्यादा उतरी हैं। और इसीलिए जिन चीज़ों की बुनावट की जाती है उन बुनावट में हम किस प्रकार से समीक्षक के नाते देखें। एक छोटा उदाहरण देता हूँ। कुछ कथाकारों ने अज्ञेय की तरह ही विराम चिन्हों के माध्यम से भी अपनी बात कहने की कोशिश की है। और ध्वनियों का प्रयोग जो होता है वो तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि रामेश्वर काम्बोज जब अपनी नवजन्मा का लघु कथा कहते हैं तो कैसे वो जो ध्वनियाँ हैं वो संगीत की हैं, थाप देती हैं ढोलक पर, तिंग धड़ाम धिम वो कैसे आ जाती हैं और ये बताती हैं कि नवजन्मा जो लड़की जन्मी थी जिसकी वजह से बहुत सारी उदासी थी, जिसके में घर में सब के सब लोग परेशान थे। और तब नायक आता है और नायक आकर के सारा का सारा खेल पलट देता है। वो सारी चीज़ें इकट्ठी करता है जो लड़के के लिए होती है और तब ढोलक की थाप पर तड़ाक धम ये बजता है। वो सारा का सारा जश्न वही हो जाता है जो एक नवजन्मा लड़के के लिए होता है। तो मेरा तात्पर्य कि छोटे छोटी जो ध्वनियाँ होती हैं वे ध्वनियाँ भी कैसे असरदार बन जाती हैं। और मैं तो अक्सर एक कहा ही करता हूँ, जैसे हिंदी का एक छोटा सा शब्द होता है निपात, निपात से छोटी कोई भाषा का तत्व नहीं होता। अगर कोई 2 बार पानी लेकर के आ जाए तो हम कहते हैं कि पानी तो पी लिया है, तो भी तो में ध्वनि निकलती है कि अब तो चाय ही आनी चाहिए और आ जाती है। तो मेरा ख्याल है कि एक ध्वनि जो होती है किस प्रकार से काम करती है। ऐसे शब्द का जो प्रयोग है इसके संदर्भ में बात कहना चाहूँगा। हमारा काव्य शास्त्र संस्कृत का है, बड़ा भरा पूरा है, उसे खाली ओरिएंटेशन की जरूरत है। ओरिएंटेशन का मतलब है कि
उस काल में इतना छपाया तो नहीं जा सकता था जितना आजकल हम बड़ी बड़ी किताबें लिख सकते थे, सब सूत्र शैली में कहना पड़ता था। तो कहा गया था कि न तो शब्द न्यून हो, कम हो, न अतिरिक्त हो, तभी एक रचना मनोहारी होती है। अब ये उस जमाने में रचना मनोहारी होती थी, आजकल संवेदनशील होती है या अन्य कोई नाम दे सकते हैं। लेकिन उसका जो पक्ष आया है, क्योंकि इसलिए पक्ष आया है कि आज हमारे सामने मानवीय पक्ष बहुत बड़ा हो गया है, मनोवैज्ञानिक पक्ष बहुत बड़ा हो गया है, समाजशास्त्री पक्ष बहुत बड़ा हो गया है। एक शब्द चुना गया, वो चुना गया था भवभूत मिश्र। ये पुराने ज़माने के लघु कथाकार हैं और उनकी एक लघु कथा है बची खुची संपत्ति। अब बची खुची संपत्ति में जो शब्द का प्रयोग किया गया है, इसके बदले में यह भी कह सकता है शेष संपत्ति। अब देखिए, शेष में और बची खुची में क्या अंतर है। आप कहते हैं कि जो बचा खुचा खाना है वो खा लो, तो उसका उत्तर मामला अलग ही हो जाता है। असल में लघु कथा ये है कि पाकिस्तान से एक महिला भारत में आई, काम करके अपनी अस्मिता की रक्षा के साथ पेट पालना चाहती है। कोई युवा बाबू उसके संगीत से, उसके रूप रंग से, उसके कामकाज से खुश होकर कहता कि बर्तन मांजने से कितना कमाल होगी, इससे तो अच्छा है कि मेरे सामने संगीत, अपनी देह वगैरह वगैरह सब प्रस्तुत कर दो, तो तुम कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाओगी। आप देखें, एक वाक्य जिसकी वजह से पूरा का पूरा इतिहासबद्धता आती है। मैं इन लघु कथाओं में ये कहना चाहता हूँ कि लघु कथाएं नहीं हैं, इनमें यह जरूर नहीं है कि इस संवत में इस तारीख को यहाँ यहाँ ऐसा ऐसा हुआ। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इसमें आप भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद जो स्थितियाँ आई है, उन स्थितियों का इतिहासबद्ध चित्रण भी पा सकते हैं। तो वो कहती है, बाबूजी इसी हिंदुस्तान में आने के लिए अपनी सारी संपत्ति तो पाकिस्तान में गंवा आई हूँ, क्या हिंदुस्तान पहुंचकर भी अपनी बची कुची संपत्ति को गंवा दूं। आप देखिए, बची कुची संपत्ति, ये बची कुची संपत्ति क्या है। धन तो चला गया, लेकिन जो भीतर की अस्मिता है, अस्मत है, यही बची कुची संपत्ति है। और ये बहुत गरीब असहाय औरत, बर्तन मांजने वाली औरत, ये कैसे अपनी अस्मत को, अपनी अस्मिता को, इसकी रक्षा करना चाहती है। अगर इस बची खुची के बजाय शेष संपत्ति अगर होता तो सारा का सारा इस लघु कथा का नाश हो जाता। लेकिन ये जो चयन किया गया है, वो चयन कैसा है। एक और उदाहरण देता हूँ। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जब हम रचना करते हैं तो बहुत सारे शब्द मैं थोड़ा बीच में देख रहा हूँ, आप लोगों के से बड़ी अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है, पर मैंने आपसे कहा कि मैं आपके जो चीज़ें हैं उनका उत्तर ठीक से नहीं दे पा रहा हूँ। वो इसलिए कि इसमें जो गैप है दूरी का, वो उस छोटे अक्षर में उतने बारीकी से देख नहीं पाता। तो मैं अंत में आपसे बात करूँगा, लेकिन फिर भी तो यहाँ मैं कहना चाहता था कि प्रसाद जी की एक लघु कथा है गूदड़ साईं। मैं हिंदी के लघु कथाकारों से भी मैं भी, क्योंकि एक लघु कथाकार के माध्यम से या भली एक ही अच्छी लघु कथा लिखी हो उसके माध्यम से CBSE का प्रमाण पत्र तो पा चुका हूँ, इसलिए बात कहना चाहूँगा कि हमारा दायित्व बनता है। दायित्व यूँ बनता है कि कहानियाँ, प्रेमचंद की कहानियाँ या कफन कहानी, उनके जो संवाद है, वो संवाद किस तरह से हमको अपने पास बुलवा दे करके या हमको बुलाते हैं कि तुम चले आओ हमारे पास। इनमें जो तेजाब है, उनमें जो संवेदना है, उनमें जो प्रतिक्रिया है, उनमें जो वैचारिक विमर्श है, उस विमर्श को हमसे लो। तो ये जो संवाद है और उनकी जो भाषा की बुनावट है, उस बुनावट को देखिए। तो ये एक गूदड़ साईं हैं, आप जानते हैं, हमारे यहाँ भी होते हैं, कुछ भिखारी टाइप के होते हैं जो पुराने कपड़े पहने होते हैं और बच्चों पे चिढ़ते हैं, बच्चे उन पर पत्थर फेंकते हैं वगैरह वगैरह। जब
बच्चे पत्थर फेंकते हैं तो एक मोहल्ले का आदमी उनको बचाने की चेष्टा करता है और बच्चों को मारने लगता है, तो वो कहता है नहीं नहीं बचाओ मत, मारो मत, ये बच्चे भगवान स्वरूप है। आप देखिए, एक जो फटीचर आदमी है, भिखमंगा आदमी है, जो गुदड़ पहने हुए है और वो इतनी बात कह रहा है, पर उसके शब्द को देखिए। जब उसे कहता कि तुम इनको बचा क्यों रहे हो, तो उस गुदड़ साईं की संवाद देखिए। इस चीथड़े को लेकर भागते हैं भगवान। शब्द देखिए, चीथड़े। अगर मैं इसको पुराने वस्त्र कह देता तो कहानी लघु कथा का नाश हो जाता, लेकिन आप जान चीथड़े में जो संवेदन होता है वो पुराने कपड़े में हो ही नहीं सकता। इसीलिए मैं शब्दों के चयन की बात करता हूं, ध्वनियों के चयन की बात करता हूं, प्रतीकों के चयन की बात करता हूं, मिथ के चयन की बात करता हूं। तो वह सब इसीलिए कि इन सब की बुनावट और इनके जो उनके भीतर विमर्श आया है, वो विमर्श रचना के कथानक और संवेदन के अनुरूप ढला हुआ या ढला हुआ नहीं है। अगर वो बाहर से रोपा हुआ है तो लघु कथा बेकार हो जाएगी। अगर वो विमर्श लघु कथा के भीतर से बोलता है तो अपने आप बात बन जाएगी। तो जरा इस वाक्य को सुनिए। इस चीथड़े को लेकर भागते हैं भगवान और मैं उनसे लड़कर छीन लेता हूं। किससे? भगवान से लेकर छीन लेता हूं। और ये भगवान कौन है? बच्चे हैं। फिर उन्हीं से छिनवाने के लिए, उनके मनोविनोद के लिए, जैसे बच्चों के बीच बाल लीला चल रही है। अब इस वाक्य को देखिए तो क्या पेना वाक्य है। सोने का खिलौना तो उचक्के भी छीनते हैं, सोने का खिलौना तो उचक्के भी छीनते हैं, पर चीथड़ों पर भगवान ही दया करते हैं, पर चीथड़ों पर भगवान ही दया करते हैं। और मेरा ख्याल है कि कितनी बड़ी बात कही गई है। और इसको जब याद करता हूँ और सुदर्शन की कहानी, वो जो खड़क सिंह वाली है, बाबा भारती वाली, हार की जीत, उसको याद करता हूँ। ये बात किसी और से मत कहना, वरना लोग गरीबों पर विश्वास नहीं करेंगे। ये कहानी की, ये लघु कथा की बुनावट है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि आजकल जो पंचलाइन का रिवाज आ गया है, बेहतर है, होनी चाहिए। व्यंग में भी हम पंचलाइन की बात करते हैं, लघु कथा में भी पंचलाइन की बात करते हैं, और जो पुरानी चीज़ें हैं उनमें पंचलाइन की बात नहीं करते हैं। पर अभी जो लघु कथाएं आ रही है वो पंच लाइन को लाने के लिए लाई जाती हैं, तो तकलीफ होती है। इन लघु कथाओं में जो ये संवाद आ रहे हैं, ये संवाद जैसे अंतड़ियों से निकाल करके, या जैसे एक माँ गर्भवती होती है और जिस तरह से बच्चे को जन्म देती है और जो उसको पीड़ा होती है, उस पीड़ा से क्या संवाद निकल आते हैं। तो प्रेमचंद और प्रसाद में, और आज भी हैं। ऐसा नहीं कि ये चीज़ें खत्म हो गई है। एक छोटा उदाहरण देना चाहता हूँ, रमेश बत्रा का सुअर, उनकी बड़ी अच्छी लघु कथा है। और उस लघु कथा में क्या कहते हैं, सुअर, कुछ लोग आते हैं, उठो उठो सुअर घुस आया है मस्जिद में, तो नींद क्यों, मजदूर कह रहा है, नींद क्यों खराब करते हो भाई, रात की पाली में कारखाने जाना है। देखिए, ये जो उठाने वाले लोग हैं वो अलग तरह के, अलग मिजाज के हैं। और मजदूर इन चीज़ों से सटा हुआ नहीं है, उसे जो दिखता है वो अपने कारखाना और अपनी मजदूरी दिखती है। तो कहते हैं कि तो नींद क्यों खराब करते हो, रात की पाली में कारखाने जाना है। और फिर वो मजदूर कहता है, वह करवट लेकर फिर से सोता हुआ बोला, यहाँ क्या कर रहे हो, जाकर सुअर मारो ना। आप देखिए, ये लोग जिस लक्ष्य पे मार करनी चाहिए उसे मार नहीं करना चाहते, और अपने जो भीतर के प्रपंच हैं उन प्रपंचों को लेकर के मार करना चाहते हैं। अब देखिए, मजदूर कितनी बड़ी बात कह जाता है। मेरा तात्पर्य है कि बहुत पढ़ा लिखा आदमी ये बात करे, आवश्यक नहीं है। लघु कथाकार, ये जो हमारे साहित्यकार हैं, वे छोटे से छोटे आदमी की पीड़ाओं को सुनते हैं और समझते हैं। तो ये तो सब मैंने इतनी बातें कही आपसे, लेकिन अब बात आती है कि सृजन की इस मनोभूमि के साथ समीक्षा की दृष्टि क्या हो। और समीक्षा की इस दृष्टि के लिए कुछ बातें, मेरा ख्याल है समय हो गया होगा, मुझे अंदाज कितने बजे ख़त्म करना है पता नहीं है, लेकिन थोड़ी सी बातें आपसे कहना चाहूँगा। मुझसे एक ने सवाल पूछा था कि श्रेष्ठ लघु कथा का स्वरूप कैसा हो। अब मैं अगर इसका उत्तर दूं तो कुछ शास्त्रनुमा लक्षण भी हो सकते हैं, परिभाषा भी दे सकता हूं,
पर सारी परिभाषाएं दो चार लिख भी लूं तब भी मुझे कहना पड़ेगा नहीं नहीं, यह अंतिम नहीं है, यह भी हो सकती है, वह भी हो सकती है। असल में शास्त्रीय जो लक्षण हैं वो तो सीढ़ियां हैं लघु कथा की, सहायक हो सकती है, पर लघु कथाओं में जो युगीन संवेदनाएं होती हैं, एक जो वैचारिकी होती है, प्रयोगशीलता का नया पक्ष होता है कला मेधाओं के सृजन के लिए, तो ये सब अपने आप शामिल होते चले जाते हैं और उनके अनुसार हमारे लक्षण भी बदलते हैं। और अगर आपने लक्षण नहीं बदले तो जैसा मैंने कहा, संस्कृत काव्यशास्त्र बहुत पुष्ट है। शैली विज्ञान की तुलना आप वक्रोक्ति संप्रदाय से कर सकते हैं, लेकिन शैली विज्ञान नया है और वक्रोक्ति जो संप्रदाय है संस्कृत का वो पुराना हो गया है, जबकि इसमें बहुत बारीकी से बात की गई है। मेरा सिर्फ ये तात्पर्य था कि इसके ओरिएंटेशन की लगातार जरूरत पड़ती है, इसीलिए बने बनाए शास्त्र की चौखट को उखाड़ करके नई नई चीजें लानी पड़ती है। इसीलिए मैं शास्त्र से लघु कथाओं को नापने की कोशिश नहीं करता, बल्कि लघु कथाएं जो नया लेकर के आती है वैचारिकी के रूप में, शिल्प के रूप में, विमर्श के रूप में, उनके अनुसार शास्त्र को बनाने की कोशिश करता हूं। तो ये जो बनी बनाई चौखट है, खांचे हैं, इखरे स्वरूप है, ये कोई तयशुदा फॉर्मेट नहीं है। इसीलिए कालिदास एक बहुत अच्छी बात कहते थे, प्रयोग विज्ञान। और हिंदी लघु कथाओं ने, हिंदी के कहानी ने, हिंदी के उपन्यासों ने, हिंदी के कविताओं ने ये फॉर्मेट हमेशा तोड़ा। और नरेश मेहता तो एक बड़ी अच्छी बात कहते थे, वो बराबर कहते हैं कि एक तो किसी भी रचनाकार में सबसे बड़ी चीज जो होनी चाहिए वो सहृदय ग्रामीण पक्ष, एक ग्रामीण सहृदयता उसमें होनी चाहिए, क्योंकि यदि भरी पूरी पंडिताई की जमीन है तो फिर आप जानते हैं कि जिस वृक्ष की खाल बहुत मोटी हो जाती है उसके अंदर से बारीक टहनी का फूटना बड़ा मुश्किल होता है। और हमको हमेशा पेड़ के नई कोंपल की तरह बनना पड़ता है रचना में। तो वो प्रयोग विज्ञान की बात इसीलिए करते हैं। अब ये जिस तरह के परिदृश्य को बुनते हैं कहानी के अनुरूप, उसे उस रूप में लिया नहीं जा सकता। फिर तो ये होगा कि कहानी में 6 तत्व होते हैं और उन 6 तत्वों में आप देखेंगे कि आज की कहानी में, किसी भी कहानी में 6 तत्व नहीं होते हैं और कभी कभी एक तत्व से ही बहुत अच्छी कहानी हो जाती है। इसलिए ये कहना बड़ा मुश्किल है कि 6 तत्व हों तभी कहानी बन पाती है। अब आप कहेंगे फिर समीक्षा का आधार क्या है, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, मैं इस सवाल से कन्नी नहीं काट रहा हूँ, तत्व तो वही रहेंगे पर नई चीज़ें आती है। उसके लिए एक आधारभूत श्लोक संस्कृत काव्यशास्त्र में कहा गया है और वो ये कि रचना नियतिकृत नियम रहिताम। नियति ने जो नियम बनाए हैं उन नियमों से रहित होती है। इसका मतलब रचना के लिए नियम बनाए ही नहीं जा सकते। हाँ, रचना के शिल्प को देने के लिए वैसा ही हमें करना पड़ता है। जिसे नदी बहती चली जाती है वो 2 किनारे भी खड़े कर देती है। तो रचना के किनारे रचना ने बनाए हैं, नदी के किनारे नदी ने बनाए हैं। रचना अपना पाट, अपना शिल्प इन नदी के पाटों की तरह खुद बुनती है। इसीलिए उसमें अपने जमाने की खाली शिल्प नहीं आता, बल्कि आज का जो लघु कथाकार या आज का जो व्यक्ति है वो व्यक्ति अपने अर्थशास्त्र को, अपने समय के अर्थशास्त्र को भी देखता है, अपने समय में होने वाले वैचारिक उठापटक को भी देखता है, मनोविज्ञान को भी देखता है, उसके पॉलिटिकल परिप्रेक्ष्य भी आते हैं, उसमें यथार्थ के कई सारे कोण भी आते हैं। हाँ, उपदेशात्मक दूरी से वो काफ़ी अलग हो गया है। यानी कि प्रेमचंद के काल में जो आदर्शात्मकता थी उसको हमने आजकल एक शब्द दे दिया है, सकारात्मकता। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये सकारात्मक शब्द भी अब थोड़ा पिटने लगा है। मैं इसे हमेशा ही कहता हूँ कि रचनाएं अपने भाव के माध्यम से हमें तरल बनाएं, भाव के साथ संवेदनशील बनाएं। आदमी भीतर से तरल होगा अगर हम हमीद के पाठ को पढ़ लें, ईदगाह के पाठ को पढ़ लें और शेष 3 बच्चों की अपेक्षा हमीद से और उसका जो दादी से प्रेम है और उससे अगर एक
आ जाती है, संवेदन अपने आप आ जाता है, उसके लिए उपदेश की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये उपदेश भी इस रूप में ना आए, भले ही वो हमारे कहीं न कहीं हेरिडिटी में बसा हुआ है, पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्रयोग तंत्र में भी, शिल्प तंत्र में भी और संवेदन में भी अंतर आया। अब बात बहुत सारी है, तो जैसे कहानी में, लघु कथा में कथा तत्व तो होना ही चाहिए, यहाँ भी बड़े प्रयोग हुए हैं। अभी मैंने अशोक वर्मा की एक लघु कथा की बात कही थी, कहानी नुमा है नहीं, 30 साल की लघु कथा है, लेकिन कहीं न कहीं बात तो बनती है। अशोक भाटिया ने भी इसी तरह से एक लघु कथा लिखी है। बहुत सारे लोगों ने इस तरह की लघु कथा के प्रयोग किए हैं। प्रयोग के बारे में बड़ी अच्छी बात कहना चाहूँगा। एक बार शमशेर बहादुर सिंह की एक कविता छपी थी और मैंने उनसे कहा था कि सर ये कविता तो समझ में नहीं आई, ये कैसा प्रयोग है? बोले इसे नकार दीजिए। शमशेर बहादुर जो कवियों का कवि कहा जाता है, वो ये कह रहे इसे नकार दीजिए। हम भले ही नकार दें, लेकिन प्रयोग तो होना चाहिए। हमें अपनी जमीन नहीं करनी पड़ेगी, हमें अपने प्रयोग नहीं करने पड़े। अब ये अलग बात है कि आज की अधिकतर लघु कथाएं मध्यम वर्ग से, हमारे घरों से आ रही है, तो उसका परिवेश छोटा हो गया है। पर कहीं न कहीं हमें प्रवास के, हमें तकनीक की दुनिया के इन सारे संदर्भों को लेना पड़ेगा। और इसीलिए मैं सुकेश जी को याद करता हूं कि कैसे अपने गांव की जमीन, उज्बक की जमीन से लेकर के साइबर मैन तक वो आए हैं। हम भी इन चीज़ों से गुजरेंगे और प्रयोग तभी हो सकते हैं। अमृतलाल नागर को देखिए, नाचियो बहुत गोपाल लिखने के लिए वो मतलब उस शेड्यूल कास्ट के मोहल्ले में कई दिन तक रहते हैं, उनकी पीड़ा को पहचानते हैं, उनके मनोभावों को पहचानते हैं, तब जाके कहते हैं। हम भी उस अनुभव, उस परिदृश्य से एक में एक होना पड़ेगा, उसमें नए रेशे डालने पड़ेंगे, बुनावट करनी पड़ेगी। इसलिए कथा में भी कथा कथन की पद्धति से हट करके नए प्रयोग किए गए हैं और नई शैली में कहा गया है। पर इतना तत्व है कि कथा का तत्व अंत में नुकीले पक्ष तक आना चाहिए। जैसे मैंने कहा, गेहूं की बाली का जो नुकीला पक्ष है वहां तक आना चाहिए। इसमें मोड़ आए, यति आए, गति आए, टकराहट हो। लेकिन एक मैं मूल्य बहुत बड़ा मानता हूं शिल्प का, वो है कि आप उसमें अंतर्ग्रथन कैसा करते हैं। अंतर्गथन से मेरा तात्पर्य है कि कहानी में ऑर्गेनिक यूनिटी कैसी है। ये ऑर्गेनिक यूनिटी का मतलब होता है शीर्षक से लेकर के कथा के अंतिम शब्द तक कैसे एक प्रवाह कायम होता है और सारे के सारे शब्द, सारे सारे प्रतीक, सारे के सारे बिंब, सारे के सारे सादृश्य एक दूसरे से जुड़ते हुए अंत तक जाते हैं और एक लय बनाते हैं। तो कविता में इस प्रकार का कथा लय, कहानी लघु कथा में इस प्रकार का कथा लय जरूर हो। तो अब शीर्षक ही देख लीजिए। शीर्षक में तो आप जानते कि पद्मलाल पन्नालाल बख्शी कहते थे कि शीर्षक तो एक खूंटी की तरह है, पर इस खूंटी मजबूत हो तो बस्ता लटकाया जा सकता है, अगर खूंटी मजबूत ना हो तो बस्ता लटकाया नहीं जा सकता। और सौभाग्य से हिंदी की लघु कथाएं, अनेक ऐसी लघु कथाएं हैं जो अपना शीर्षक देने में बहुत जाबाजी का परिचय देती है, व्यंजना का परिचय देती है। तो मैं चरित्रों की बात भी करना चाहूँगा। अब बहुत सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन इतनी बात की नहीं जा सकती है। चरित्रों के बारे में बात करना चाहूँगा। लघु कथा में चरित्र के विकास के लिए लघु कथा नहीं होती, असल में वो तीक्ष्ण संवेदन के लिए, तीक्ष्ण तर्क के लिए, तीक्ष्ण भावबोध के लिए ये लघु कथाएं होती है। चरित्र की बुनावट के माध्यम से इन लघु कथाओं को बुना जाना चाहिए, पर चरित्र हमारा लक्ष्य नहीं है। चरित्र में जो संवेदना आता है वो लक्ष्य है। तो लघु कथा में द्वंद्व जरूर हों, अंतर्द्वंद्व जरूर हों, लेकिन ये सब के सब जो हैं चरमांत की सिद्धि के लिए है। आदेश, चाहे आदर्श हो, उपदेश हो या सकारात्मकता हो, ये सारे के सारे आज के काम की चीज़ें नहीं रह गई है। बल्कि मैं कहना चाहता हूँ कि चाहे विरोध का पक्ष भी हो, विडंबना का पक्ष हो, व्यंग का पक्ष भी हो, लेकिन ये यथार्थ के साथ, टकराहट के साथ, संवेदना के साथ व्यंजित हों तो लघु कथा अपने चरमांत पर बहुत अच्छी बन जाती है। अब लघु कथाओं में जो प्रयोग हुए हैं, अनेक सारी ऐसी लघु कथाएं हैं जो संवादों से ही बनी हैं और वो संवाद शैली में लिखी गई हैं। कुछ लघु कथाएं पंचतंत्र की शैली में लिखी गई है, लेकिन उनमें देश काल जरूर आता है। तो मेरा तात्पर्य है कि
ऐसी लघु कथाओं में दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक तो उनमें नाट्यपरकता होनी चाहिए, वो इसलिए कि कथा कथन की पद्धति में नाट्यपरकता नहीं आती है तो वे बड़ी ठहरी ठहरी और मृतप्राय लगती है। जब ये नाट्य आता है तो हमें लगता है कि इसके बाद का जो शब्द आएगा और उसके पात्र की जो मुद्राएं आएगी, जेस्चर्स आएंगे, वो कितने काम के होंगे। तो मेरा तात्पर्य कि कथानक भी खुले, चरित्र भी खुले, पर यह तब खुलता है जब चेहरे पे नाट्य मुद्राएं आती है। मैं दो तीन चीज़ों का घालमेल आप देखें कितना अच्छा करते हैं। लघु कथाओं में गद्य गीत की सी एक गीलापन होता है। लघु कथा में एक नाट्य होता है जिसमें हमारे चेहरे के भाव अंकित होके जाते हैं। और तीसरा है कि आजकल जो साइबर टेक्नोलॉजी आई है उसका जो विजुअल पक्ष है वो इन लघु कथाओं में आता है। ये पक्ष जब उभर के आते हैं तो कथाएं शानदार बन जाती हैं। पर हर हालत में आप कितनी बात कहना चाहें, जो कहलाना चाहते हैं वो पात्रों के माध्यम से कह लीजिए। जो प्रसाद जी के नाटकों का दोष था वो ये था कि उनके पात्र जो होते थे वो प्रसाद जी की बात बोलते थे। हम कहना चाहते हैं कि लघु कथा के या कहानी के जो पात्र हैं वो तोता रटंत नहीं बोले, ये पात्र सहज रूप में अपनी बात कहें तो बात बन सकती है। इसीलिए जो बार बार कहा जाता है कि आत्मकथात्मक शैली में लिखे या दूसरी शैली में लिखे, लेकिन इस शैली में बीज से लेकर के, पात्र से लेकर के, घटनाएं से लेकर के, रचनात्मक टकरार से लेकर के, भले ही सीमित फलक हो, लेकिन किसी भी हालत में जैसे अपन कहते हैं किसी ज़माने में कंप्यूटर रूम में जूते सहित प्रवेश वर्जित है, वैसे अपनी लघु कथा में लेखक का आना वर्जित है। अब आप कहेंगे साहब लेखक ने लिखी तो वर्जित कैसे होगा? देखिए, दो प्रकार की पर्सनलिटी होती है। एक पर्सनलिटी होती है, आप अपने जो चीज़ें किसी समय घटी थी जिसको आपने रूपांतर किया था, आप वहाँ मत आइए। मैं मुक्तिबोध की भाषा में कहूँ, मुक्तिबोध क्या करते हैं कि वो कवि भाषा के सिंह द्वार से बाहर आता है। और संस्कृत काव्यशास्त्र में चार जो चीज़ें कही गई है, परा, पशंति, मध्यमा और वेखरी। वेखरी के माध्यम से अपनी बात कहते हैं। तो कई लोग कह देते हैं तुम गले से बोल रहे हो, पेट से नहीं बोल रहे हो। पर जब किसी है बोलिए पेट से बोल रहा है, गले से नहीं बोल रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, लेखक जब पेट से बोलता है और वे गले के माध्यम से या शब्द के माध्यम से व्यक्त करता है, आलोचक को भी गले के माध्यम से उतर करके पेट की भाषा तक जाना पड़ेगा। दर्द वहीं पर है और दर्द से जब वो एक मेक होता है तब आलोचक में और जो रचयिता है उसमें अंतर नहीं रह जाता। इसीलिए मैं आलोचना को रचना का विस्तार ही कहता हूँ। तो मैं जो कहना चाह रहा था वो ये कि लेखक अपनी पर्सनलिटी को भले ही भीतर ले आए, लेकिन पर्सनलिटी को भीतर न लाए। जो इम्पर्सनल है, जो उसका उदात्त पक्ष है, रामचंद्र शुक्ल की मूछें नहीं आएगी, रामचंद्र शुक्ल की ठाके आ सकते हैं, उनकी जो वैचारिक बुद्धि है वो आ सकती है, उनकी जो सदाशयता होती है वो आ सकती है। हमें मूछों से मतलब नहीं है। जो रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या निर्मल वर्मा का जो भीतर का सोच है, उदात्त पक्ष है, वो भीतर लघु कथा में आना चाहिए। और यही आगे पीछे एक रचनाकार का दायित्व, एक रचनाकार का अच्छा पक्ष बन जाता है। और उन्हीं रचनाओं के भीतर से प्रेमचंद जागते हैं। मैं प्रेमचंद की मूछों को नहीं देखता, मैं धनिया और गोदान की पीड़ाओं को देखता हूँ। और आने वाले समय में जो मजदूर आया था शहर में, उस पीड़ा को देखता हूँ। और आज के रूप में देखता हूँ जो शहर से मजदूर छाले लेकर के या मृत्यु लेकर के अपने गांव पहुंच रहा है, मैं उसकी पीड़ा को देखता हूं। ये लेखक का उदात्त पक्ष है। तो लेखक का ये पक्ष रचना के भीतर आए। लेखक का जो घटना वाला स्वरूप है, ये घटना कैसे बनी, ये नहीं आना चाहिए। एक और उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूँगा। वो उदाहरण क्या है? निराला ने लिखी तोड़ती पत्थर कविता। तोड़ती पत्थर कविता में वो कहते हैं, वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर। आप देखिए, इसमें एक तो वह शब्द आया है, तो वह शब्द आप जानते हैं कि फोटोग्राफी में जो तीन पक्ष होते हैं, जो दूर की फोटोग्राफी करनी पड़ती है, वह तोड़ती पत्थर, तो उसका एक परिदृश्य सामने आता है। यहाँ जो इलाहाबाद की कोठी है उसका पक्ष नेहरू की कोठी से हो सकता है।
अगर ये कविता में नेहरू की कोठी बनी रहती तो कविता बिल्कुल बेकार होती, क्योंकि व्यक्तिगत पक्ष होता। पर जब वो कहते हैं कि ये मैं अट्टालिका के पत्थर पर गुरु हथौड़ा हाथ मैं हथौड़ा मारती हूँ, तो आप जानते हैं जब वो हथौड़ा पड़ता है तो अट्टालिका के पत्थर पर पड़ता है। ये अट्टालिका कहाँ से आई है? ये अट्टालिका इलाहाबाद के जो कोठी है, चाहे वो नेहरू की रही हो, उससे अंतरित होकर के जो पूंजीवाद की कोठियां हैं उस पर आ गई है। अगर ये छोटे से फलक पे होती, व्यक्ति के फलक पे होती, तो कविता काम की नहीं होती, पर बहुत बड़े फलक पर आ गई है, इसलिए ये कविता बहुत काम की है। और तब आप जानते हैं इसका विराट पक्ष हो जाता है। लेखक को भी घटना से निकल के बड़े विराट पक्ष पे आना पड़ेगा, बड़े उदात्त पक्ष पे आना पड़ेगा। वो उसके जो मांसपेशियां शुरू की थी उससे निकल के आना पड़ेगा, और जब वो उसे निकल करके आएगा और अपने भीतर के उदात्त को कहेगा, यानी जो पेट की पीड़ा की भाषा है उसको कहेगा, तो अपने आप बात बनेगी। तो ये सब चीज़ें मैं बराबर देखता हूँ कि उसमें आई हैं या नहीं आई हैं समीक्षा में। अब आप जानते हैं शब्दों को लेकर के भी शब्द आए, मैं कहता हूँ गाली भी है, तो अगर वो बोल्ड सीन भी आते हैं तो मुझे, लेकिन बोल्ड सीन को कहने का भी एक शील होता है, संयम होता है, गाली को देने का संयम होता है। आंचलिक भाषा के प्रयोग की भी एक सीमा होती है। अंग्रेजी शब्द से कोई परहेज नहीं होता, कई बार अंग्रेजी शब्द ही उसके माकूल होते हैं। तो हमें ये सतर्कता जरूर बरतनी पड़ेगी कि कैसे हम इस प्रकार की शब्दावली से नाट्य को लाएं, विजुअल को लाएं, लेखक के अंतरंग पक्ष को लाएं, सामाजिक सरोकारों को लाएं, गहरी मनोवृत्तियों को लाएं, कल्पना को लाएं, और फिर भी यथार्थजीवी बने रहेंगे, लेकिन संघर्ष और टकराहट उसमें मौजूद हो। असल में जब हलचल नहीं होती है, टकराहट नहीं होती है यथार्थ की, या उसमें द्वंद्व नहीं होते हैं, तो लघु कथा में वो जो एक पात्र नाट्यनुमा विकास होता है कथा का, आप जानते हैं संस्कृत नाट्य शास्त्र में भी कथा की कई अवस्थाएं हो। ये जब तक मोड़ नहीं आए, आप देखिए ड्राइवर जो चलता है, जितने मोड़ आते हैं उसके बाद वो गाड़ी भले ही धीमी करे, लेकिन जब वो मोड़ आ जाता है उसके बाद उसकी गाड़ी सर पर चलने लगती है। हमारे भीतर भी वैसे ही मोड़, आप देखिए अपने झोंपड़ी के ऊपर बेल निकलती है, तो बेल के ऊपर एक जब फल आने का होता है या फूल आने का होता है तो बेल के वहाँ तंतु निकल आते हैं। लघु कथा में भी उस तरह के तंतुओं का विकास करना पड़ेगा। ये बड़े कोमल तंतु हैं, उनका विकास करना पड़ेगा, और ये जितने कोमल तंतु होते हैं ये कथा में सजीवता ला देते हैं, संगनन ला लेते हैं, वैचारिकता ला देते हैं, नाट्य ला देते हैं, इसमें अपना अंतरंग पक्ष ला देते हैं। और जब हम इसको शीर्षक की खूंटी से लटका देते हैं तो ये बहुत अच्छा रंजक बन जाता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि लघु कथा की सार्थकता तब होती है जब वो व्यंजक भी हो, रंजक भी हो, यथार्थमय भी हो, उपदेश देने वाली ना हो करके अपने संवेदनात्मक जो उदात्तता उसको देने वाली हो। अंत में मैं शिल्प की बात भी थोड़ी सी कर लूँ। प्रतीक आए, बिंब आए, व्यंजना आए, संकेत आए, पंचतंत्र की शैली आए, कथा कथन की शैली आए, पर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये सारे के सारे जो लघु कथा का उद्देश्य है या उसका जो उससे बीज का विकास है उससे जुड़ी हुई हो। अगर वो सपाटपन के साथ आती है, उद्देश्य के साथ आती है, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा लघु कथाकार उसको चौखट पे रख दे, अंदर आने मत दे। वो चाहे अब ऐसी आए, चाहे वो झंझनाए, चाहे तरल कर दे, चाहे उदात्त बनाए, चाहे भाव संवेदी बनाए, चाहे तर्क को खड़ा करे, चाहे यथार्थ के किसी कोने को शीर्ष बनाए, नरी मर्यादाओं को गढ़े, पुराने को खंडित करे, पर अपने समकाल की वैचारिकी से भरी पूरी हो। मैं ये बात इसलिए भी कहना चाहूँगा कि अपने समय का इतिहास कथन होती है, भले ही इसमें सन और संवत न हो। आप देखिए इसमें आपकी इतिहास की सत्ता मौजूद है, जो आप कह रहे हैं, उस तरह के कैरेक्टर मौजूद हैं जो आप कह रहे हैं, तो आपकी लघु कथा भी अपने समकाल का यथार्थ चित्रण करती है। आप चाहे पुरानी शैली को लेकर आ जाएं, पंचतंत्र की, या अकबर के ज़माने बीरबल के किस्से को लेकर आ जाएं, पर तब भी अपना समय उसमें ध्वनित होना चाहिए, भले ही पुराने कथानक में हो। इतना सब कहा, इसके बावजूद भी अगर मुझसे कहे कि लघु कथा कैसी होती है,
तो मैं कहूँगा ऐसी भी नहीं होती, वैसी भी नहीं होती, कुछ और होती है। ये इसलिए कि आप सब जो अच्छे लघु कथाकार हैं हमेशा नई चीज़ को लाने की चेष्टा करते हैं और जानते हैं कि जब तक नया नहीं लाएंगे, नया संवेदन नहीं लाएंगे, पुराने शब्दों में नए अर्थ को नहीं भरेंगे या जिसे कहना चाहिए नए अर्थ वाले शब्द नहीं ले आएंगे, तब तक बात नहीं बनेगी है। तो मैं कितनी परिभाषाएं बना दूं, लेकिन लघु कथा हमेशा मेरी परिभाषा को तोड़ेगी, हमेशा उसका अतिक्रमण करेगी, उसमें नए रंग बसाएगी, उसमें अतीत और वर्तमान की टकराहट को पैदा करेगी, भाषा के दायरों को तय करेगी, नए शिल्पों को गढ़ेगी। और ये सारे के सारे अगर लघु कथा के अंतरंग पक्ष बन जाते हैं तो लघु कथा अपने छोटे से आकार में भी एक बहुत बहुत बड़ी चीज़ कह पाती है। कई बार उपन्यास नहीं कह पाते, कविता नहीं कह पाती, कहानी नहीं कह पाती, लघु कथा कह देती है और इतने थोड़े में इतने जल्दी कह देती है, इतनी अच्छी बनावट के साथ। तो हम भी कोशिश करें कि कैसे अपने समय को अलग अलग बिंबों से ऐसी चीज़ें लाएं जो बहुत अमूर्त न हो, बल्कि सीधे अपने पाठक से जुड़ें। हम जो कलाकार या लघु कथाकार हैं आपस में एक दूसरे को सहला करके बात करना चाहते हैं, वो नहीं। लघु कथाएं आपने किसके लिए लिखी हैं? मजदूर के लिए लिखी हैं, आपने किसान के लिए लिखी हैं, घर की औरत के लिए लिखी है, लड़की के लिए लिखी है, बच्चों के लिए लिखी है। ये लघु कथाएं वहाँ तक पहुँचनी चाहिए, हम लघु कथाकारों के बीच तक सीमित न रह जाएं। ये इसलिए लघु कथा का एक पक्ष ये होना चाहिए कि इतना अधिक अमूर्त न हो कि उसके अर्थों की खोज सामान्य पाठक को करनी पड़े, बल्कि सामान्य पाठक भी उस संवेदना से अपने जो जड़ अर्थ है उसमें नया रंग भर दे, उसमें नए अर्थ की खोज कर ले। ऐसी समर्थ व्यंजना होनी चाहिए। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। 1-1.25 घंटा ले लिया है और मैं थोड़े से पुराने अभी कितने कितने के आती हैं। रीता गुप्ता जी कह रही हैं बहुत बढ़िया, ऐसी भी नहीं होती, वैसी भी नहीं होती है, और ही तो होती है। रेणु यादव जी कह रही हैं, अर्चना अनुप्रिया जी कह रही हैं कितनी अच्छी बातें कही। कनक हरलाल का जी कह रही हैं बहुत सार्थक विवेचना। मधुलिका सिन्हा जी कह रही है सत्य कहा, मोड़ के बाद ही गाड़ी सरपट भागती है। प्रणव भारती जी कह रहे हैं बहुत धन्यवाद सर। निर्देश निधि जी कह रही है बहुत उपयोगी जानकारी आपके द्वारा, साधुवाद आपको। रानू जी कह रही अति सार्थक। ब्रजेश जी कानून को कह रहे हैं धरोहर हो गया आपका ये लाइव। वसुधा गाडगिल जी कह रही है सुंदर कोमल तंतुओं का प्रवेश। मुरलीधर न्यायाधीश महोदय नमस्कार पहले कर लूँ कोर्ट में जाने से पहले। पटना के घटना से विराट पक्ष सुंदर बात, आप अपने मौलिक चिंतन से बारीक और गूढ़ बात कह रहे हैं। पेट की पीड़ा कथा में आनी चाहिए, ये बहुत सुंदर बात कही आपने मिनी मिश्रा जी, धन्यवाद। गणेश दत्त जी ने साधुवाद दिया है। डॉक्टर लता अग्रवाल मैं नमस्कार भी करता हूँ, इनने मुझे बहुत अच्छा एक साक्षात्कार देने के लिए मजबूर किया और काफ़ी जगह छपा भी। बोल्ड सीन में भी शील, सही कहा आपने। फिर लता जी कह रही हैं जी साहित्य की कोई भी विधा व्यष्टि से समष्टि तक पहुँचती है, प्रतिष्ठित हो जाती है। ब्रजेश जी कह रहे हैं भीतर के उदात्त की रचना। वसुधा गाडगिल जी कह रही वाह पूंजीवाद का सशक्त उदाहरण बताया सर, साधुवाद। कंचन अप्रदा जी सही कहा। प्रतिभा लाखोटी जी बहुत सुंदर विश्लेषण। नीलिमा जी टिक्कू आपने वाह कह दिया मेरी आह के लिए। सुधा भार्गव जी आपने बहुत अच्छी तरह लघु कथा सृजन के बारे में समझाया, बहुत शुक्रिया। प्रणव भारती जी आलोचना रचना का विस्तार बहुत सही। रेणु यादव जी सारगर्भित जानकारी बहुत धन्यवाद। वाह गूढ़ बात कही सर आपने। वसुधा गाडगिल जी धन्यवाद। पूर्णिमा शर्मा जी ने तो इमोजी के माध्यम से सब कुछ कह दिया। नीलिमा टिक्कू जी बहुत बढ़िया, लेखकी हस्तक्षेप नहीं। वंदना गुप्ता जी बहुत सारगर्भित जरूरी जानकारी। रश्मि सिंह जी कितनी गूढ़ बात कही। लता अग्रवाल जी, तेजवीर सिंह जी लाजवाब व्याख्यान आदरणीय, धन्यवाद। नमस्कार। मधुलिका सिन्हा जी नमस्कार सर, लघु कथा के विषय में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिली। दीपक पांडे साहब नमस्कार। नीरजा जी को आप बहुत बधाई दे रहे हैं, मैं भी पहुंचाऊंगा, आप आए बहुत अच्छा किया, धन्यवाद आपका। प्रणव भारती जी सभी विधाओं में काम की चर्चा। अर्चना अनुप्रिया जी
बहुत बहुत धन्यवाद। वनिका पब्लिकेशन, नीरू जी जबरदस्त जानकारी मिली। प्रणव भारती जी बहुत सही। शील कौशिक जी लघु कथा पर सार्थक चर्चा। डॉक्टर नीरज आभार आपका। वाह, खूंटी मजबूत हो तो अपना बस्ता लटकाया जा सकता है। नीलिमा टिक्कू जी धन्यवाद। पांडे साहब फिर से आपको याद करता हूँ, साहित्य सृजन में नए नए प्रयोग स्वागत योग्य होता है। समय और परिवेश इस प्रयोग के मूल में होते हैं। गीता पंडित जी, नीरज जी आपका आभार। तेजवीर सिंह जी शुभ संध्या। नीरज जी आभार आपका। रानू जी कह रही हैं। कुसुम पालीवाल जी नमस्कार, आपका धन्यवाद। अब मैं विदा लूँगा। सर बहुत हार्दिक धन्यवाद। अच्छा जी को सुनकर बहुत समृद्ध हुआ। नीरज जी शर्मा का धन्यवाद। सर कल आपको सुनूंगा और प्रेम पूर्वक सुनूंगा नए जन्म के साथ। नीरज जी को बधाई दे रहे हैं ब्रजेश जी। गीता पंडित जी कह रही बहुत ज्ञानवर्धक जानकारी, हर रचनाकार के लिए जरूरी है ये बातें। सर बहुत आभार। प्रणव भारती जी को धन्यवाद। वसुधा गाडगिल जी को धन्यवाद। कंचन जी को धन्यवाद। वंदना गुप्ता जी को धन्यवाद। रानू जी आपको धन्यवाद। मिनी मिश्रा जी को धन्यवाद। अर्चना अनुप्रिया जी को धन्यवाद। ये सब मित्रों ने इतनी धैर्य के साथ मुझे एक तरफा सुना। मैं सबके प्रति विनम्र होकर के नमस्कार करता हूं। और यदि कुछ बातें ठीक लगी तो आपकी हैं और कुछ बातें ठीक नहीं लगी तो मेरी हैं, पर कहीं न कहीं आपसे संवाद करके लोक कथा के संदर्भ में जो इन 5-7 साल में अध्ययन किया है उस सबको मैंने कहा। आप सबका हार्दिक धन्यवाद।